गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लर्नोलॉजी। उम्मीद है प्रिपरेशन जो है वो बहुत बढ़िया चल रहा होगा। तो आज हमारे जनरल अवेयरनेस एमसीक्यू सेशन का सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, लिंक इधर आप ऊपर आई बटन में है, यहाँ से देख लेना। और आज हम बता देते हैं कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने 25 बायोलॉजी का क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज का जो सेशन है मैं पहले ही बता देता हूँ, ये एक सब्जेक्ट वाइज सेशन नहीं होगा। आज का जो सेशन है वो मिसलेनियस सेशन होगा, हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि इस तरीके का बहुत सारा वीडियो आगे भी आने वाला है। मैथ्स के ऊपर भी मैं एमसीक्यू कराने वाला हूँ, प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ, वो भी बहुत जल्द आएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक भी वीडियो मिस मत करना। चलो पहला क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आज का, शेप ऑफ रेन ड्रॉप। जो रेन ड्रॉप का शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, किसके वजह से? विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी या फिर ग्रेविटेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से ही जो रेन ड्रॉप का शेप होता है वो स्फेरिकल बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है द शेप ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी। जो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है उसका शेप कैसा है? सर्कुलर है, इलिप्टिकल है, स्पाइरल है या फिर नन ऑफ दिस, कुछ भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बन जाएगा ऑप्शन सी, स्पाइरल। तो हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है, जिसमें हमारे सन को लेके हमारा पूरा सोलर सिस्टम जो है वो जिसमें है, जिस गैलेक्सी में, उसका जो शेप है वो स्पाइरल शेप का है, ठीक है। याद रखना, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाई रदरफोर्ड, मैरी कुरी, हेनरी बेकरेल या फिर एनरिको फर्मी। तो यहाँ पे याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, हेनरी बेकरेल। जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है वो हेनरी बेकरेल ने ही डिस्कवर किया था। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है सोलर एनर्जी इज ड्यू टू। सोलर एनर्जी, जो सूरज से जो एनर्जी आता है वो किसके वजह से आता है? फ्यूशन रिएक्शन, फिशन रिएक्शन, कॉम्बशन रिएक्शन या फिर केमिकल रिएक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा फ्यूशन रिएक्शन। फ्यूशन होता है, सन के बीच में फ्यूशन होता है। फ्यूशन के वजह से, फ्यूशन मतलब दो छोटा छोटा मतलब क्या बोले मैं, छोटा छोटा एटम जुड़ के एक बड़ा साइज का कोई एटम बना देता है, ठीक है। तो इसको फ्यूशन बोला जाता है। तो सन के अंदर जो है वो फ्यूशन रिएक्शन होता है, इसी के वजह से जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस होता है। आगे बढ़ते हैं। जिंक सल्फाइड इज कॉमनली यूज्ड एज। जिंक सल्फाइड को किस तरीके से यूज किया जाता है? फंगीसाइड, हर्बिसाइड, रोडेंटिसाइड या फिर डिओडोरेंट। तो जिंक सल्फाइड जो है वो रोडेंटिसाइड के हिसाब से यूज होता है। जहाँ मतलब जो रोडेंट होते हैं ना, जो रोडेंट होता है मतलब चूहा हो गया, इस तरीके का जो एनिमल हो गया जो कि बहुत नुकसान पहुंचाते हैं जो खेती होता है उनको, तो इनको कंट्रोल करने के लिए रोडेंटिसाइड यूज़ किया जाता है और जिंक सल्फाइड यूज़ होता है एज अ रोडेंटिसाइड। आगे बढ़ते हैं। डिटर्जेंट्स क्लीन सरफेसेस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। डिटर्जेंट जो है वो सरफेस क्लीन करता है कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड करके? विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी या फिर फ्लोटेशन। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा सरफेस टेंशन। डिटर्जेंट जो सरफेस को क्लीन करता है वो भी सरफेस टेंशन के ऊपर, सरफेस टेंशन के प्रिंसिपल के ऊपर बेस करके ही किया जाता है। पॉलीथीन इज पॉलीमर ऑफ। पॉलीथीन किस चीज़ का पॉलीमर है? इथाइलिन, प्रोपाइलिन, एसिटिलिन या फिर एनाइलिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा इथिलीन। इथिलीन का पॉलीमर है पॉलीथीन। इथिलीन का जो पॉलीमर है पॉलीथीन, मतलब बहुत सारा इथिलीन ऐसे जुड़ जुड़ के एक पॉलीमर बनाता है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है पॉलीथीन। आगे बढ़ते हैं। डिटर्जेंट यूज्ड फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स कॉन्टेंट्स। जो यूटेंसिल्स एंड क्लोथ्स को क्लीन करने के लिए डिटर्जेंट यूज होता है, उसमें क्या होता है? नाइट्रेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फोनेट्स या फिर बिस्मथेट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सल्फोनेट्स। जो डिटर्जेंट कपड़े और बर्तन साफ करने के लिए यूज होता है उसके अंदर सल्फोनेट्स देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ब्लड ग्रुप वर डिस्कवर्ड बाय। जो ब्लड ग्रुप है वो किसने डिस्कवर किया है? ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया है? ऑल्टमैन, लैंडस्टेनर, लॉस या फिर रोनाल्ड रॉस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा लैंडस्टेनर। लैंडस्टेनर ने डिस्कवर किया था जो ब्लड ग्रुप है, अलग अलग ब्लड ग्रुप वो लैंडस्टेनर ने डिस्कवर किया था। द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है? नर्व सेल, मसल
लीवर या फिर किडनी सेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा नर्व सेल। ये सारे ऑप्शन फालतू का ऑप्शन है, इस बात को याद रखना। जो नर्व सेल होता है वो ही ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल होता है, सबसे बड़ा सेल होता है। तो याद रखना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो नर्व सेल आंसर होता है सबसे लार्जेस्ट सेल का। सेलुलोज इज द चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ, सेलुलोज किस चीज़ का चीफ कंस्टिट्यूएंट है, मतलब मेन कंस्टिट्यूएंट है, मेन जो चीज़ है उससे बनता है। सेलुलोजी मेन कंस्टिट्यूएंट है किसका, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेकेंडरी वॉल ऑफ जाइलम या फिर बॉडी वॉल ऑफ इंसेक्ट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बनता है मेनली। तो सेल वॉल का जो चीफ कंस्टिट्यूएंट है वो सेलुलोज है। Which of the following is an example of tissue? नीचे 4 ऑप्शन में से कौन सा एक टिश्यू है, ब्रेन, ब्लड, लीवर या फिर स्टोमक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लड। ब्लड जो है वो लिक्विड हमारे बॉडी में रहता है, ठीक रहता है, सही बात है, लेकिन ब्लड जो है वो एक टिश्यू है, याद रखना। अगर इस तरीके का ऑप्शन आ जाए और देख लेना, देखो ब्रेन जो है, लीवर जो है, स्टोमक जो है, सब एक ऑर्गन है, लेकिन ब्लड जो है वो एक टिश्यू है। तो ब्लड क्या है, ब्लड एक टिश्यू है, ये बात याद रखना। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो ब्लड अगर ऑप्शन में हो तो ब्लड को मार्क करके आना, पहले देख लेना, और कुछ भी दे सकता है, लेकिन 2 ऑप्शन ऐसा नहीं देगा। जनरली ब्लड अगर ऑप्शन में है तो बाकी 3 ऑप्शन इस तरीके का ही देगा, कोई ऑर्गन का नाम। ठीक है, आगे निकलते हैं। अब ये देखो आ गया, ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड इन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब नेशनलाइज्ड हुआ था, 1948, 47, 49 या फिर 50। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 1949। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1949 में नेशनलाइज किया गया था। आरबीआई एक्ट आया था कब, आरबीआई एक्ट आया था 1934 में, और 1934 में आरबीआई एक्ट के चलते हुए आरबीआई को एस्टेब्लिश किया गया कब, आरबीआई एस्टेब्लिश्ड हुआ कब, आरबीआई एस्टेब्लिश्ड हुआ 1935 में। 1935 में आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद 1949 में जाके आरबीआई को क्या किया गया, आरबीआई को नेशनलाइज किया गया, नेशनलाइज किया गया आरबीआई को। क्लियर है, इन तीनों क्वेश्चन, तीनों बातों को याद रखना, 3 साल याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कि आरबीआई एक्ट कब आया था, 1934, उसी के नेक्स्ट ईयर में आरबीआई एक्ट के थ्रू ही आरबीआई को एस्टेब्लिश किया गया था 1935 में, और फिर 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज किया गया। आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द कैपिटल मार्केट रेगुलेटर, जो कैपिटल मार्केट होता है उसका रेगुलेटर कौन है, एनएसी, आरबीआई, सेबी या फिर आईआरडीए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सेबी। जो कैपिटल मार्केट है उसको सेबी रेगुलेट करता है। आगे बढ़ते हैं। Which article of the Indian Constitution did Dr. B.R. Ambedkar term as the heart and soul of Indian Constitution? कौन सा आर्टिकल ऐसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला है कि ये जो आर्टिकल है ये हार्ट एंड सोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? आर्टिकल 19, 356, 32 या फिर आर्टिकल 14? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आर्टिकल 32। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था कि आर्टिकल 32 जो है वो हार्ट एंड सोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर अटॉर्नी जनरल? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है पूछा जाए तो वो प्रेसिडेंट है। याद रखना, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्रेसिडेंट ही हेड होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। द गवर्नर जनरल हु एबोलिश्ड द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज, जो सती प्रैक्टिस था कि जो मर जाता था हस्बैंड, उसके साथ वाइफ को भी उसी चिता में उठा दिया जाता था, इसको किसने एबोलिश किया था? लॉर्ड डलहौसी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या फिर लॉर्ड कर्जन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बन जाएगा ऑप्शन सी, विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इसको एबोलिश किया था, किसके मदद से? हमारे जो राजा राम मोहन रॉय थे उनके मदद से। इनके मदद से इन्होंने इसको एबोलिश किया था। आगे बढ़ते हैं। हु इज़ नोन एज द लेडी विद द लैम्प? लेडी विद द लैम्प के नाम से किन को जाना जाता है? सरोजिनी नायडू, जोन ऑफ आर्क, मदर टेरेसा या फिर फ्लोरेंस नाइटिंगेल?
तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि किसको बोला जाता है लेडी विद द लैम्प। इसका करेक्ट आंसर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को बोला जाता था लेडी विद द लैम्प। आगे बढ़ते हैं। ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में जो सारे प्लैनेट है उनमें से सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वेनस, मर्क्यूरी, मार्स या फिर जुपिटर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा वेनस। वेनस जो है वो सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। आगे बढ़ते हैं। एल नीनो इज, एल नीनो क्या है? वार्म ओशन करंट, सी स्टॉर्म, ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस या फिर अनदर नेम ऑफ टाइफून? एक गर्म ओशन का जो एक करंट होता है, एक गर्म इस तरीके का करंट है, समुद्र में उठा कोई तूफान है, ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस है या फिर कोई टाइफून का एक अलग नाम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा वार्म ओशन करंट। एक वार्म ओशन करंट है जिसको एल नीनो के नाम से जाना जाता है। Who among the following was defeated by पृथ्वीराज चौहान in the first battle of तराइन? जो फर्स्ट बैटल हुआ था तराइन का, वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था? ऑप्शन देख लेते हैं। बलवान, मोहम्मद घोड़ी, महमूद ऑफ गजनी या फिर इल्तुतमिश? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद घोड़ी। और ये हुआ था कब? 1191 में। 1191 में हुआ था फर्स्ट बैटल, जहाँ पे पृथ्वीराज चौहान जीते थे। नेक्स्ट ईयर 1192 में ये सेकेंड बैटल हुआ। सेकेंड बैटल हुआ तराइन का, जहाँ पे क्या हुआ? जहाँ पे उल्टा रिजल्ट आया, मतलब मोहम्मद घोड़ी जीत गए और पृथ्वीराज चौहान हार गए। पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद घोड़ी सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में जीत गए। ये मोहम्मद घोड़ी जो है वो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन का क्या रहे? विनर रहे। क्लियर है? ये भी याद रखना, कभी घुमा के भी पूछ सकता है, सेकेंड बैटल भी पूछ सकता है, तो याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। हुमायून हैड टू रन अवे फ्रॉम इंडिया आफ्टर ही वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ। हुमायून को भागना पड़ा था इंडिया से कौन से बैटल में हार जाने के बाद? पानीपत का बैटल, घाघरा का बैटल, खंडवा का बैटल या फिर कन्नौज का बैटल? ये स्पेलिंग यहाँ पे डी नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कन्नौज का बैटल। कन्नौज का बैटल जो हुआ था 1540 में, वहाँ पे हुमायून हार गए थे। और किससे हारे थे? शेर शाह सूरी से हारे थे। शेर शाह सूरी से वो हार गए थे और उनको भागना पड़ा था। 1540 में हुआ था कन्नौज का बैटल, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। द ओनली हिंदू कोर्टियर ऑफ अकबर हु एक्सेप्टेड दीनी इलाई वाज। देखो अकबर के कोर्ट में बहुत सारे हिंदू भी थे ऐसे, लेकिन एक ही ऐसा था जो अकबर का जो धर्म था, जो अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था, दीनी इलाई, उसको एक्सेप्ट किया था। वो कौन है? टोडरमल, बीरबल, तानसेन या फिर मानसिंह? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बीरबल। बीरबल ने ही इसको एक्सेप्ट किया था। बीरबल का असली नाम किसी को पता है? बीरबल का असली नाम है शायद महेश दास। थोड़ा चेक कर लेना इसको, मुझे जितना याद आ रहा है महेश दास इनका असली नाम था। चलो आगे बढ़ते हैं। आल बेरूनी केम टू इंडिया विद। आल बेरूनी जो है वो किसके साथ इंडिया में आया था? मोहम्मद घोड़ी के साथ आया था, महमूद गजनी के साथ आया था, बाबर के साथ आया था या फिर इन लोगों में से किसी के साथ नहीं आया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा महमूद गजनी। महमूद गजनी के साथ जो है वो आल बेरूनी आया था इंडिया में। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का देख लेते हैं। हु रोट अकबरनामा। अकबरनामा किसने लिखा है? अकबर ने, बीरबल ने, अबुल फजल ने या फिर भगवान दास ने? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ भी बोल सकते हो, बहुत बार एग्जाम में आया है। तो अकबरनामा लिखा है किसने? लिखा है अबुल फजल ने। क्लियर है? इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे, मैथ्स का भी करेंगे, जीके का भी करेंगे। इस तरीके से दोनों सब्जेक्ट को हम लोग एग्जाम से पहले बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। ठीक है? मैथ्स का भी प्रैक्टिस सेट में बहुत जल्द लाने वाला हूँ। प्रैक्टिस सेट भी लाऊंगा और चैप्टर वाइज कुछ क्वेश्चन भी लाऊंगा, जैसे टॉप 10 या टॉप 15 क्वेश्चन हो गया नंबर सिस्टम का। उसके बाद कुछ इस तरीके से चैप्टर वाइज सेशन भी लाऊंगा और साथ में प्रैक्टिस सेट भी लाऊंगा मैथ्स का भी एमसीक्यू फॉर्मेट में। ठीक है? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और अगर सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक करते हुए जाना, दोस्तों में शेयर करना, उनको सब बताना कि चैनल को सब्सक्राइब करें, आके पढ़े। एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा प्रिपरेशन कराया जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब और बातें होंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।